Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really great and in this particular class we are going to cover SM questions of chapter number 9 for CA final audit. दो स्टैंडर्ड है आपके इस चैप्टर के अंदर, दैट इज SRS नंबर 4400 एंड SRS नंबर 4410 और इन दोनों ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस क्लास के अंदर इंक्लूडिंग द केस सिनेरियो व्हिच इज इन योर स्टडी मटेरियल. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हाँ, लेकिन अगर आपने अभी तक इन स्टैंडर्ड को रिवाइज नहीं किया है, एक बार आई वुड वांट यू टू रिवाइज दीज स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है, नए स्टैंडर्ड है ये. ठीक है, हो सकता है कि आपके कंसेप्ट उतने अभी क्लियर नहीं है, तो बिना रिवाइज किए अगर आप इन क्लासेस को देखोगे तो उतना आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो एक बार आप अपने एंड पे इसको रिवाइज करो और फिर इसके बाद क्वेश्चंस को देखना. दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सुपर सिंपल, राइट? सो नाउ वी कैन स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये है. अच्छा, ये मैं नहीं बताऊंगी कि कौन से स्टैंडर्ड से, सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई करने दूंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के अंदर ना हमने दो स्टैंडर्ड कवर किए थे, एक था आपका SRS नंबर 4400 और एक था आपका SRS नंबर 4410. राइट, SRS नंबर 4400 ये बात करता है आपके इंगेजमेंट टू परफॉर्म्ड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर से, और SRS नंबर 4410 ये था आपका कंपाइलेशन इंगेजमेंट का. राइट, और जब भी मैंने आपको नए स्टैंडर्ड्स कवर कराए हैं, मैंने हमेशा एक चीज को बोला है कि इस अटेम्प्ट में और आने वाले एक दो अटेम्प्ट में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस डालेगा वो रिलेटिवली नए स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूं मैं, वो इतने मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास भी अभी इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे. और इसका प्रूफ है जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना एसएम के, इनफैक्ट जो केस सिनेरियोज इन चैप्टर के एंड में हैं वो केस सिनेरियोज भी बहुत ईजी हैं नए स्टैंडर्ड से. और इंस्टीट्यूट ने जो अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज पे न्यू केस स्टडीज रिलीज करी है, वहां पे भी नए स्टैंडर्ड से एज सच कोई भी केस स्टडी नहीं है. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट्स की इन नए स्टैंडर्ड से, तो आप इजीली इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पूछेगा इन नए स्टैंडर्ड से, आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. ये मैंने इस वजह से पॉइंट आउट किया है क्योंकि आपके लिए स्टैंडर्ड नए हैं. राइट, और क्योंकि स्टैंडर्ड नए हैं तो आपके लिए इनके स्टैंडर्ड्स के वर्ड्स को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि आज तक आप पुराने स्टैंडर्ड्स पढ़ते आ रहे हो, तो आपने एज सच कोई भी रिव्यू, कंपाइलेशन ऐसे शब्द नहीं सुने हैं, तो आपके लिए सब कुछ नया है. तो आपको याद करना बिगिनिंग में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया, उसको याद कर लिया, जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम है, चाहे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन आए, चाहे आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आए. ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे. इनफैक्ट जब आपने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस कवर किए होंगे तो भी आपको समझ में आया होगा कि इतना कोई मुश्किल इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं एसएम के अंदर भी. राइट, और जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन कवर करेंगे, तो भी आपको समझ में आएगा कि रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको आप इजिली अपनी बुक से ढूंढ सकते हो और आंसर को लिख सकते हो, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं ज्यादा पूछा हुआ है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको ये नहीं बता दूंगी कि कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मैं पहले आपको अंडरस्टैंड करने दूंगी कि कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. ओके, कहता है a company asks you to carry out the process of confirmation of its account receivables having balance in excess of rupees 10 lakh as per its books of account at the close of year. एक कंपनी आपके पास आती है, आप कौन हो? आप हो प्रैक्टिशनर, आप प्रैक्टिस करते हो, आप प्रैक्टिशनर हो. ठीक है, और वो कंपनी कहती है कि आप मतलब क्या, वो प्रैक्टिशनर को कहती है कि आप ना मेरे लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म कर दो, एक प्रोसेस परफॉर्म कर दो. क्या प्रोसेस परफॉर्म करने को कह रही है प्रैक्टिशनर को? एक कंपनी कहती है कि जितने भी मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं जिनका बैलेंस 10 लाख से ज्यादा का है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, उन सारे के सारे अकाउंट रिसीवेबल्स को आपको कंफर्मेशन भेजनी है. राइट, आगे कहता है क्वेश्चन, द वर्क टू बी परफॉर्म्ड ओनली इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू सच पार्टीज. कहता है कंपनी प्रैक्टिशनर को बता रही है कि तेरा काम क्या है, तुझे सिर्फ कंफर्मेशन को प्रिपेयर करना है और इन कंफर्मेशन को आपकी इन पार्टीज को भेज देना है जहां से आपकी कंपनी को पैसा मिलने वाला है. एंड इसके साथ साथ प्रैक्टिशनर एनालिसिस करेगा उन वेरिएशंस का जो उसको मिलेंगी ऑन द रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन. इसका मतलब क्या हुआ, ये कंफर्मेशन होती क्या है? ये वही कंफर्मेशन है जिसको आप एसए नंबर 505 में भेजते हो. राइट, तो एक कंफर्मेशन
जब आप भेजोगे, मतलब जब आपका प्रैक्टिशनर कंफर्मेशन भेजेगा, कंफर्मिंग पार्टी सामने से कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगी, उस रिस्पॉन्स में मान लो कि आपने बैलेंस के रिलेशन में कंफर्मेशन मंगवाई है, तो कंफर्मिंग पार्टी कंफर्म करेगी कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आप देखोगे कि जो कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो बैलेंस आ रहा है कंफर्मिंग पार्टी से, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैलेंस है, क्या वो दोनों सेम है? अगर सेम नहीं है, वेरिएशन है, डेविएशन है, तो प्रैक्टिशनर को यहां पे उसका एनालिसिस करना है, ये भी उसका काम है, राइट। आगे कहते हैं अल्टीमेटली जब आपका प्रैक्टिशनर इस प्रोसेस को परफॉर्म कर लेगा, इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर लेगा, देयर आफ्टर उसको रिपोर्ट बना देनी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अब यहां पे कहीं पे भी एज सच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर वर्ड यूज नहीं हुआ है, कहीं पे भी SRS नंबर 4400 ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। आपने 3-4 लाइन पढ़ी क्वेश्चन की, सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस गिवन सिचुएशन के अंदर आपका प्रैक्टिशनर किस टाइप की एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है, तब ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि कंपनी आपके प्रैक्टिशनर को एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बोल रही है, एक प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए बोल रही है, कोई भी अश्योरेंस वो ऑब्टेन नहीं कर रही है, आपका प्रैक्टिशनर कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा है, कोई ओपिनियन यहां पे नहीं दे रहा है। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि ये है आपका अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ये है आपकी एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो अगर ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर को परफॉर्म करने की एंगेजमेंट है, तो यहां पे कौन सा SRS एप्लीकेबल होगा? 4400। तो जैसे ही तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा SRS नंबर 4400 है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में SRS नंबर 4400 के कंसेप्ट आने चाहिए। लेकिन कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, ये तुम्हें पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है what are the points that have to be kept in mind for inclusion in report specifically for such engagement। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस टाइप की एंगेजमेंट के लिए जब आपका प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट को बनाने के लिए बैठेगा, काम को खत्म करने के बाद, तो उसको किन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना है। मतलब यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा रिपोर्टिंग के कंसेप्ट से, वो बनेगा रिपोर्टिंग के कंसेप्ट से। एंड रिपोर्टिंग के कंसेप्ट के अंदर भी वो क्या पूछ रहा है आपको कि कंटेंट क्या होंगे उसकी रिपोर्ट के इस टाइप की एंगेजमेंट में, और ये कौन सी टाइप की एंगेजमेंट है? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, राइट। तो इसका आंसर आपको कहां पे मिलेगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिगिनिंग के ही कुछ पेजेस में आपका आंसर है, ये मैंने शायद हाईलाइट करने की कोशिश की थी यहाँ पे, हाँ यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ये है आपका पेज नंबर 4, तो आप यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये पेज नंबर 4 पे आपका इसका आंसर है। लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है ना, उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने टोटल 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मतलब क्या, जब आप अपनी बुक के अंदर जाओगे और रिपोर्टिंग के अंदर कंटेंट ऑफ रिपोर्टिंग के पॉइंट्स देखोगे, तो बिगिनिंग के 3 पॉइंट नहीं लिखे इंस्टीट्यूट ने और लास्ट के 3 पॉइंट नहीं लिखे। मतलब जो मेन कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, वो आपका आंसर है यहाँ पे। मतलब जो बिगिनिंग में आपको टाइटल लिखना है, एड्रेस ही बताना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको इंक्लूड करना है, वो आपके इस आंसर में इंक्लूडेड नहीं है, राइट। जो लास्ट में आपके इस प्रैक्टिशनर को डेट करना है इस रिपोर्ट को, राइट, उसके ऊपर अपने साइन करने हैं, प्लेस बताना है कि वो कहां पे साइन कर रहा है, तो ये लास्ट के 3 पॉइंट और बिगिनिंग के 3 पॉइंट उसने इंक्लूड नहीं करे। जो बीच का पोर्शन है वो आपका यहां पे आंसर बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आपका प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट के कंटेंट को सोचेगा तो उसको किन मैटर्स को ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो ये आपका यहां पे आंसर बनेगा। तो इंस्टीट्यूट ने कैसे इसके आंसर को लिखा हुआ है, कहता है डिस्क्राइब्ड एंगेजमेंट। यस, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये एंगेजमेंट है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो कहता है द डिस्क्राइब्ड एंगेजमेंट व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन द सिनेरियो, इट इज अ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिशनर हैव टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड व्हाइल मेकिंग द रिपोर्ट फॉर दिस टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। कौन कौन से पॉइंट? बिल्कुल वही कंटेंट है, आप जाके देखोगे इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। बिगिनिंग के 3 पॉइंट हटा दो, लास्ट के 3 पॉइंट हटा दो वहां से। सबसे पहले कहते हैं आपका प्रैक्टिशनर अपनी रिपोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट देगा कि जो भी वो प्रोसीजर उसने परफॉर्म करे हैं इस टाइप की एंगेजमेंट के लिए, दोज वर अग्रीड अपॉन विद द रेसिपेंट। वो बता दो रही कंपनी की तुझे क्या काम करना है, ठीक है। फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देगा कि इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कैसे किया जा रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। और यहाँ पे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है? SRS नंबर 4400, यही लिखेगा वो अपनी रिपोर्ट के अंदर। क्या कि एक स्टेटमेंट देगा दैट दिस एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद SRS, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज व्हिच आर एप्लीकेबल टू अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। और कौन सा SRS एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे? 4400।
समझ में आ गया। फिर वो अपनी रिपोर्ट के अंदर आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा कि किस पर्पस के लिए इस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। वो अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रोसीजर स्पेसिफाई करेगा, लिस्ट करेगा कि उसने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करे। तो जब उसने प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे तो उसको कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिली होगी, वही फाइंडिंग्स उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर स्टेट करनी है। तो कहता है वो डिस्क्रिप्शन देगा कि ऑडिटर की फाइंडिंग्स क्या थी, इंक्लूडिंग अगर उसको कोई एरर मिली, कोई एक्सेप्शंस मिली, ऊपर उसने देखा ना उसको एनालिसिस करना उन डेविएशंस का, तो उसको अगर कोई एरर मिली, कोई एक्सेप्शंस मिली, डेविएशंस मिली, उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी वो अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, राइट। वो स्टेटमेंट देगा कि देखो जो मैं इस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं ना, वो कोई भी ऑडिट या रिव्यू नहीं है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि देखो जितना काम मैं ऑडिट और रिव्यू में करता हूं वो काम मैं यहां पे नहीं करा, देयरफॉर वैसा काम मैं यहां पे नहीं करा, देयरफॉर मैं कोई एश्योरेंस यहां पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूं। तो कहता है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताएगा, एक स्टेटमेंट देगा दैट अगर ऑडिटर ने एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए होते, राइट, तो एंड लाइक इन ऑडिट और रिव्यू, जैसे कि वो ऑडिट और रिव्यू में करता है, अदर मैटर्स उसके सामने आ सकते थे। मतलब जितना काम वो ऑडिट और रिव्यू में करता है अगर उसने उतना काम यहाँ पे किया होता तो हो सकता है, तो वो एक तरीके से अपने जो यूजर्स हैं, जो रेसिपेंट है, उनको क्या कर रहा है, उनको अवेक कर रहा है, उनको अवेयर कर रहा है कि अगर मैंने और एडिशनल काम किया होता तो हो सकता है कि अदर मैटर्स माइट हैव कम टू इन माई नॉलेज, राइट। तो अदर मैटर्स मुझे पता लग सकते थे जिनको मैं रिपोर्ट में डाल सकता था। वो स्टेटमेंट देगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जो रिपोर्ट है उसको यूज कौन कर सकता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज जिनके लिए ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं। वो कौन है आपके केस में, ये कंपनी, ठीक है। वो स्टेटमेंट देगा कि ये रिपोर्ट ओनली आपके एलिमेंट से रिलेटेड है, किसी एफएसएलआई से रिलेटेड है, राइट। ये आपका कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट नहीं है। तो ये इन सारे के सारे मैटर्स को वो कंसिडर करेगा जब वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा इन रिलेशन टू एंगेजमेंट टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, राइट। आप इन पॉइंट्स को एक दो बार पढ़ोगे ध्यान से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, याद तुमने किए भी होंगे। आई वुड लाइक टू बिलीव अगर तुम क्वेश्चंस देखने के लिए बैठे हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने इसको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स है। एज सच अगर मैं बताऊं ना कि इस चैप्टर की अगर क्वेश्चन की डिस्कशन करने मैं बैठ रही हूं तो एज सच कुछ भी इतना बहुत कुछ नया समझाने के लिए नहीं है कि केस सिनेरियो में ये ट्रिकी पॉइंट है। अगर आप पुरानी स्टैंडर्ड्स देखोगे ना और उनकी क्लासेस देखोगे तो वो रिलेटिवली मुश्किल क्वेश्चन है, ओके। फिर भी अच्छा है कि आपको एसएम के अंदर क्वेश्चन है ना, चाहे वो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, चाहे टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, चाहे कुछ भी है, आपको वो तो 100% करके ही जाना चाहिए, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या ये क्वेश्चन, अच्छा यहां पे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसने क्वेश्चन ने खुद ही बताया कि एसआरएस नंबर 4410 का क्वेश्चन है, मतलब कंपाइलेशन एंगेजमेंट के कंसेप्ट यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर देने में एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा था इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस नंबर 4410, इट बिकम्स नोन टू यू, प्रैक्टिशनर आप हो, आपको क्या पता लग रहा है, क्लाइंट हैड सफर्ड अ theft loss of 100 lakh of its inventory over a period of time at a storage location visited infrequently। तो कोई लोकेशन है जहां पे आपकी एंटिटी की, आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और इस लोकेशन पे आप मोस्टली नहीं विजिट करते हो, उस लोकेशन पे इन्वेंट्री की चोरी हुई है और उसका अमाउंट है 100 लाख रुपीस का। अच्छा, अ क्लेम वॉज लॉन्च्ड बाय द क्लाइंट, आपके क्लाइंट ने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लॉन्च किया है, राइट। आपके क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, बट विच वॉज रेप्यूटेटेड ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजंस रिलेटिंग टू कवरेज ऑफ पॉलिसी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। कुछ टेक्निकल रीजंस उसने दिए कि नहीं नहीं ये लॉस कवर नहीं होता, ऐसा कुछ करके, और उसने मना कर दिया आपके इस क्लेम को देने से। क्वेश्चन आगे कहते हैं द क्लाइंट हैज नॉट प्रेफर्ड अ कंप्लेंट और एन अपील अगेंस्ट द साइड रेप्यूटेशन। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि मैं क्लेम नहीं दूंगी, क्लाइंट कुछ नहीं कर रहा है, क्लाइंट आराम से बैठा हुआ है, उसने ना कोई अपील डाली ना कोई कंप्लेंट डाली। अच्छा, द अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द क्लाइंट। और हद ये होगी कि क्लाइंट जब अपना ट्रायल बैलेंस बना रहा है इस अमाउंट को करंट एसेट में दिखा रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ये पैसा मिलेगा, तभी तो वो करंट एसेट में दिखा रहा है कि मुझे ये पैसा मिलने वाला है, राइट। जबकि रियलिटी क्या है, आपकी कंपनी उसको मना कर चुकी है कि तुझे ये पैसा, ये क्लेम नहीं मिलने वाला है, और उसने कोई अपील नहीं डाली, उसको कोई चांसेस भी नहीं है।
तो मतलब यहां पे आपकी ट्रायल बैलेंस में जिस वे से उसने इंफॉर्मेशन दिखाई हुई है ये इंफॉर्मेशन गलत है, ये मिस स्टेटमेंट है, राइट। डिस्कस हाउ यू शुड प्रोसीड टू डील विद द मैटर। अब आपको बताना है कि भाई आप तो इसी ट्रायल बैलेंस से कंपाइलेशन करने वाले हो इस क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, राइट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फिर आप कैसे डील करोगे इस मैटर के साथ। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे आपको लगता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मटीरियली मिस स्टेटेड है और आपकी मैनेजमेंट को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, सो आपका प्रैक्टिशनर सबसे पहले बोलेगा मैनेजमेंट को कि आप इसकी अमेंडमेंट कर दो। अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने से मना कर देती है, राइट, सो इन दैट सिचुएशन वो कंसिडर करेगा कि क्या मैं यहां से विथड्रॉ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, अगर लॉ और रेगुलेशन उसको परमिट करते हैं तो ये ऐसा ऐसा कंसेप्ट है जो हमने कवर किया था। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 8 के ऊपर। मैं आपकी बुक के अंदर अगर दिखाऊं ये कौन सा कंसेप्ट है, लेके जाने दो मुझे पेज नंबर 8 के ऊपर। ये आपका बुक है पेज नंबर 8 और ये आपका कंसेप्ट है क्या, सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय प्रैक्टिशनर, कि आपका प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट को किन सर्कमस्टांसेस में बोल सकता है कि उसको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अमेंड करने की जरूरत है, और उसमें से एक सर्कमस्टांसेस है जहां पे अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको लगता है कि फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है दोज आर मटीरियली मिसस्टेटेड, राइट। तो वहां पे वो आपका मैनेजमेंट को अमेंडमेंट करने को बोल सकता है, राइट। जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए ना यहां से यहां तक, यही आपका आंसर है जो वहां पे लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ूंगी उसका आंसर, राइट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूट का आंसर है आप उसको रिकंसाइल करो और एक कॉन्फिडेंस भी आया आपको साथ साथ में कि ऐसा कुछ नहीं कि इंस्टीट्यूट बहुत ही कुछ अलग से कुछ बना रहा है। पॉइंट बिल्कुल आपके सेम है, मैंने हाईलाइट किए हुए आपके लिए, तो जो यहां से लेकर यहां तक है ये आपका आंसर बनेगा। कहता है इन दिस इंस्टेंट केस, गिवन केस में अमाउंट ऑफ रुपीज 100 लाख इज रिफ्लेक्टेड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट। तो इसने सिनेरियो लिखा है कि आपकी कंपनी ने करंट एसेट की हेडिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर 100 लाख का करंट एसेट दिखाया हुआ है, मतलब उसने रिसीवेबल दिखाए हुए हैं, उसको लगता है कि उसको क्लेम मिलने वाला है। सिंस क्लाइंट का क्लेम, लेकिन क्लाइंट का क्लेम आपकी इंश्योरेंस कंपनी रेप्यूटेट कर चुकी है और नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, क्लाइंट ने कोई अपील भी नहीं डाली, तो ये लॉस है क्लाइंट का एंड शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। आप इसको रिसीवेबल्स में नहीं दिखा सकते, ये लॉस है, आप इसको राइट ऑफ करो अगर आपने रिसीवेबल्स दिखाया हुआ है तो। देयरफॉर आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड, अदरवाइज ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी, ठीक है। इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, ये वही कंसेप्ट लिखना शुरू करेगा भी आपकी बुक्स के अंदर से कि अगर प्रैक्टिशनर को पता लगता है जब वो अपनी एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है, फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाएगा कि अमेंडमेंट करने की जरूरत है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मटीरियली मिसस्टेटेड ना हो, तो सबसे पहले वो किसको बोलेगा, मैनेजमेंट को। तो कहते हैं इफ द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट दैट अमेंडमेंट टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉट टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड और कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अदरवाइज मिसलीडिंग, क्या उसको लगता है कि अदरवाइज वो मिसलीडिंग है और उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, प्रैक्टिशनर will propose appropriate amendment to the management। जैसे कि इस गिवन सिनेरियो में वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि ये रिसीवेबल्स आप नहीं करंट एसेट के अंदर दिखा सकते क्योंकि आपको कोई सर्टेनिटी नहीं दिखाई दे रही कि पैसा आपको मिलेगा, तो आपको इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिशनर प्रपोज करेगा आपकी मैनेजमेंट को अमेंडमेंट, अगर मैनेजमेंट हाँ बोल देती तो ठीक है, फिर तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं होगी, लेकिन अगर मैनेजमेंट मना कर देती है, डिक्लाइन कर देती है एंड वो परमिट नहीं करती है या फिर वो प्रैक्टिशनर को भी परमिट नहीं करी है कि तू आपकी अमेंडमेंट कर इन द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन दैट सिचुएशन प्रैक्टिशनर विथड्रॉ कर जाएगा एंगेजमेंट से, अगर लॉ और रेगुलेशन उसको अलाउ करते हैं तो कहता है प्रैक्टिशनर शैल विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कि उसके रीजंस क्या हैं फॉर द विथड्रॉइंग। अगर विथड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं है, मैंने क्या बोला, अगर लॉ रेगुलेशन उसको अलाउ करते हैं तो, अगर पॉसिबल नहीं है इन दैट सिचुएशन प्रैक्टिशनर फिर अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसको उसको कम्युनिकेट करना है, उसको डिटरमाइन करेगा। ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, बस इतने ही क्वेश्चन हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के। फिर आते हैं आपके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हाउ डू रिलेटेड सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द एश्योरेंस एंगेजमेंट। जब हमने अपनी इस बैच को शुरू किया, ठीक है, उस बैच का जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर डिस्कशन ही डिफरेंट टाइप की एंगेजमेंट की हुई थी,
राइट तो आपको ये बताना है कि रिलेटेड सर्विसेज क्या हैं और ये कैसे आपके एश्योरेंस एंगेजमेंट से अलग है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में होता क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में आपका जो प्रैक्टिशनर होता है वो सब्जेक्ट मैटर की इवेल्युएशन करता है अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया, एंड इवेल्युएशन करने के बाद वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है और उस कंक्लूजन को वो अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन की फॉर्म में इशू कर देता है। इसको आप कहते हो एश्योरेंस एंगेजमेंट, है ना। जैसे कि ऑडिट, ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। वेयर एज नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, ऐसी एंगेजमेंट जहां पे आपका प्रैक्टिशनर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई भरोसा नहीं दिला रहा, कोई वो एश्योरेंस नहीं दे रहा है, राइट जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया रिलेटेड सर्विसेज। तो जो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है वो आपकी जो आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होती वो आपकी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, मतलब जहां पे प्रैक्टिशनर कोई भी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन दी है, मैं पढ़ देती हूं, ऑल्दो इतना सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा बहुत कम चांसेस है। तो कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब एक ऐसी एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस कर रहा है कोई कंक्लूजन डिजाइंड टू एनहेंस, और ये कंक्लूजन क्यों एक्सप्रेस करता है प्रैक्टिशनर, ताकि जो आपके इंटेंडेड यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। और इंटेंडेड यूजर भी कौन, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, किस चीज को लेकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, अबाउट द आउटकम ऑफ इवेल्युएशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। इसको वो बच्चे तो समझ पाएंगे जिसने क्लास ली है, लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं ली, अगर उनको नहीं पता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा लेक्चर। होता क्या है, तीन पार्टीज होती हैं आपकी, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है, एक होती है आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक होती है आपका प्रैक्टिशनर, ठीक है, एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक होता है आपका सब्जेक्ट मैटर। तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट मैटर। तो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, राइट, रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करती है कि तू मेरे सब्जेक्ट मैटर की इवैल्यूएशन कर दे, मेरे सब्जेक्ट मैटर को चेक कर दे, राइट, अगेंस्ट अ गिवन क्राइटेरिया। ओके, अगर हम ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होगी, मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सब्जेक्ट मैटर को बनाने की, तो वो होगी मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रैक्टिशनर कौन होगा, ऑडिटर, राइट। और इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब जो उस रिपोर्ट को यूज करने वाले हैं, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट के अलावा, जैसे कि तुम्हारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो अब पढ़ोगे ये सारे वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद ये डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी कि एश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है। कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जहां पे प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। तो हम ऑडिट के अकॉर्डिंग जाए तो आपका ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, जो ओपिनियन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस एनहांस होता है इंटेंडेड यूजर्स का, जो आपके स्टेक होल्डर्स है ऑडिट की रिपोर्ट के, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट के अलावा जो यूजर्स हैं, किस चीज को लेकर, अबाउट द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो कहते हैं यहां पे जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर की इवैल्यूएशन करता है अगेंस्ट द गिवन क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपकी मैनेजमेंट ने क्या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया या नहीं बनाया, ऑडिटर यही इवैल्यूएट करता है ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, आपका सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया मतलब क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और जो भी उसकी आउटकम होती है उसी को वो कंक्लूजन की फॉर्म में इशू कर देता है। तो ये होती है तुम्हारी एश्योरेंस एंगेजमेंट, राइट। तो कहता है इट मींस प्रैक्टिशनर कोई ओपिनियन देता है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेकर, ड्यू टू विच जो यूजर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, मतलब अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो डिसीजन ले पाते हैं, नोइंग वेल दैट चांस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज डिमिनिश्ड, राइट। तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर ने, एक इंडिपेंडेंट पार्टी ने एश्योरेंस दी है, तो इन सब्जेक्ट मैटर के अंदर गलतियां होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। वेयर एज रिलेटेड सर्विसेज आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट में कवर्ड नहीं होती, ये होती हैं इन द नेचर ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, ये आपकी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। तो जो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होती वो आपकी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, एंड नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का एक एग्जांपल है आपका रिलेटेड सर्विसेज, और रिलेटेड सर्विसेज के 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, और ये एग्जांपल आपके बिगिनिंग के ही SRS के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जाके
बिगिनिंग में जो आपके चैप्टर जब शुरू होता है वहां पे जो रिलेटेड सर्विसेज के एग्जांपल दिए हुए हैं कि कहां कहां पे प्रैक्टिशनर काम कर रहा है लेकिन वो कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा। फॉर एग्जांपल जहां पे वो टेक्स्ट रिटर्न प्रिपेयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल जहां पे वो कंसल्टेंसी दे रहा है, एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है सच एज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, राइट, या ऐसी एंगेजमेंट जो कवर्ड है अंडर द स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड सर्विसेज दैट इज SRS एंड आपके सच एज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर SRS के अंदर कवर्ड है एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट, राइट। तो ये आपके यहाँ पे आंसर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा, बहुत कम चांसेस है। आगे आता है लिस्ट आउट फ्यू इंटेंडेड पर्पस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अगेन अ वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको पर्पसेस बतानी है कंपाइलेशन एंगेजमेंट की। बुक के ऊपर जाओगे पेज नंबर 5 के ऊपर आपको ये आंसर मिल जाएगा कि क्या पर्पसेस होती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट की। ये रहा व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे लिखना है, मैं बुक से ही पढ़ूंगी यहाँ से, मतलब क्वेश्चन बैंक से। कहता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट है क्या। सबसे पहले पॉइंट के अंदर इसने मीनिंग बताया कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जहां पे प्रैक्टिशनर अपनी अकाउंटिंग और अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को अप्लाई करता है ताकि वो मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके। किस चीज में असिस्ट कर सके मैनेजमेंट को? इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in accordance with the applicable financial reporting framework and ultimately अपनी रिपोर्ट को इशू कर सके as per the relevant professional standard। तो इसको आप कहते हो कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो ये तो इसने डेफिनेशन लिखी है, अगर तुम क्वेश्चंस देखने बैठ रहे हो तो तुमने ये इस SRS को पढ़ा होगा, ठीक है। फिर इसने बोला है कि किस पर्पसेस के लिए इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट को, किन पर्पस, क्या आपकी पर्पस होती है इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे हमने दो पर्पसेस पढ़ी थी। नंबर 1 to comply with the mandatory periodic financial reporting requirement। फॉर एग्जाम्पल सेबी कहता है कि जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है उनको क्वार्टरली मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग करनी है। तो यहां पे क्या है, मैंडेटरी है पीरियोडिक अपनी रिपोर्टिंग करना, राइट। पीरियोडिक यहाँ पे क्या, क्वार्टरली इन कंपनीज को सेबी को फाइलिंग करनी है। तो इस वजह से आप कंपाइलेशन करा सकते हो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, इस वजह से आप इस एंगेजमेंट को परफॉर्म कराते हो, ठीक है। तो पहली पर्पस क्या होगी कि आपकी जो कंपनीज है दे वांट टू कंप्लाई विद मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, राइट। या अदर पर्पसेस के लिए भी आप कंपाइलेशन करवा सकते हो विच आर अनरिलेटेड टू मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एग्जाम्पल सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैनेजमेंट है TCWG अपने इंटरनल यूज के लिए, अपने कुछ पर्पसेस के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी वो कंपाइलेशन करवा सकती है। या फिर कोई एक्सटर्नल पार्टी है, राइट, उसको आप देना चाहते हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो आप कंपाइलेशन करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कहीं से ग्रांट लेनी है, अगर आप उस ग्रांट को लेनी है तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको उस पार्टी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करा के देना है, तो आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कराओगे, राइट। ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए, मतलब आप मर्जर आप कर रहे हो या आप एक्वायर कर रहे हो किसी कंपनी के, उस टाइम पे भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन कराते हो। तो दो आपकी मेन पर्पसेस होते हैं जहां पे आप पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करने के लिए कंपाइलेशन सर्विसेज ले रहे हो, राइट। दूसरा अदर देन मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए, यहां पे इसने 3 एग्जांपल दिए हुए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड दैट सीए इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू बी परफॉर्म्ड अंडर SRS नंबर 4410। इज ही रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, डिस्कस ब्रीफली। तो एक सीए है, उस सीए को ऑफर हुई है कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो उसको परफॉर्म करनी है एज पर SRS नंबर 4410। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब ये सीए अपनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा तो क्या इस सीए को इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है अ बिग यस। यस, सी जब अपनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा तो उसको एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट में आपको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। ये आपको आंसर कहां पे मिलेगा? आपकी बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर। और ये जो एथिकल रिक्वायरमेंट वाला कंसेप्ट है, ये 2 पॉइंट ही आपका आंसर है यहाँ पे,
ठीक है, मैं यहीं से पढ़ूंगी क्वेश्चन बैंक के अंदर से। कहता है एसआरएस नंबर 4410, ये एसआरएस का नंबर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का नंबर है, फिर स्टैंडर्ड का नाम, इट रिक्वायर्स दैट प्रैक्टिशनर शेल, उसके लिए मैंडेटरी है कंप्लाई करना विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इन कंप्लाइंग विद द कोड ऑफ एथिक्स threat to the practitioner compliance with relevant ethical requirements are required to be identified and appropriately addressed। सिंपल सी बात कहते हैं कि उसको जहां पे भी थ्रेट दिखाई देता है नॉन कंप्लायंस टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, तो आपके प्रैक्टिशनर को उन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको मिटिगेट करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए एप्रोप्रिएट सेफगार्ड अप्लाई करने पड़ेंगे। राइट फिर कहता है बीइंग इन द नेचर ऑफ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कंपाइलेशन एंगेजमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉ और रेगुलेशन स्पेसिफाई कर दे तो फिर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो कहता है हाउएवर लॉज और रेगुलेशन में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर रूल्स pertaining to independence as well। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्कस करो मेन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट टू बी टेकन केयर बाय प्रैक्टिशनर while performing compilation engagement under SRS नंबर 4410, कि जब आपका प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है तो आपके प्रैक्टिशनर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन में किन किन मैटर्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये भी आपका डायरेक्ट आपका आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन से, आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको आइडेंटिफाई करा देती हूँ, ये जो लास्ट आपका टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन, जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन के, यही तुम्हारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आपकी बुक के अंदर। कहता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट अंडर एसआरएस नंबर 4410 क्या होती है, आपके प्रैक्टिशनर को अपनी एंगेजमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। और उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें प्रैक्टिशनर मेंटेन करेगा, सबसे पहले जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स उसको मिले ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट उनको वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा, एंड प्रैक्टिशनर ने कैसे उन सिग्निफिकेंट मैटर्स को एड्रेस किया एंड हाउ दोज मैटर्स वर एड्रेस्ड बाय द प्रैक्टिशनर, इसको भी वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा। राइट इसके साथ साथ वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कैसे ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये रिकंसाइल हो रही हैं रिकॉर्ड्स के साथ, एंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आपका प्रैक्टिशनर जब कंपाइलेशन करता है वो कंपाइलेशन कहां से करता है, उसका सोर्स क्या होता है, यही एंटिटी के रिकॉर्ड्स, ये डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन जो आपकी मैनेजमेंट दे रही है, एंड अदर इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो ये भी यहां पे वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कैसे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकंसाइल कर रही है विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशंस व्हिच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। फिर कहते हैं प्रैक्टिशनर अपनी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक कॉपी मेंटेन करेगा, किसकी, फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो आपके प्रैक्टिशनर ने कंपाइल्ड करी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी फाइनल कॉपी को भी अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करेगा, ऐसी कॉपी जिसके ऊपर आपकी मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करी है, मतलब जिसको मैनेजमेंट ने एडॉप्ट कर लिया है। तो कहते हैं अ कॉपी ऑफ द फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर विच मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी हैज एक्नॉलेज्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट है इस पर्टिकुलर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, इसको भी वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाएगा। एंड प्रैक्टिशनर को अगर सही लगता है तो वो क्या कर सकता है, अपने एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक कॉपी रख सकता है ट्रायल बैलेंस की। राइट आपकी एंटिटी के जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनकी समरी की कॉपी वो मेंटेन कर सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन मतलब उन सारे रिकॉर्ड्स की वो कॉपी रख सकता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जहां से उसने कंपाइलेशन करी है। ठीक है, तो ये हैं वो सारे मैटर्स जिनको प्रैक्टिशनर अपनी इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करेगा। सबसे पहले सिग्निफिकेंट मैटर्स जो उसको मिले हैं ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट और उसने उनको कैसे एड्रेस किया। दूसरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो इस चीज को शो करेगा कि आपकी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे रिकंसाइल होती है मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स के साथ, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। तीसरा कहता है कि जो फाइनल वर्जन है आपकी
कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का उसकी कॉपी मेंटेन रखेगा एंड आपके प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट क्या है उसके ऊपर उसकी कॉपी को मेंटेन करेगा। लास्ट कहता है ट्रायल बैलेंस की कॉपी को वो अपने एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन कर सकता है, जो आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनकी समरी को मेंटेन कर सकता है और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर को सही लगता है उसको वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बना सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है सीएपी हैज बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड। तो इसको ये भी क्या कर रहा है, आपका सीएपी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है किस कंपनी की, एक्स लिमिटेड की। सीएपी इज कंफ्यूज्ड वेदर ही शुड अप्लाई द सेम प्रोसीजर which are required to be applied to conduct an audit or there are some other procedure to discharge the duties under such an engagement। ये क्वेश्चन आ सकता है। कहता है कि सीएपी को अपॉइंट किया है एक्स लिमिटेड ने फॉर परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब सीएपी सोच रहा है कि क्या जब मैं इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करूंगा क्या मुझे वही प्रोसीजर परफॉर्म करनी चाहिए जो मैं परफॉर्म करता अगर मैं ऑडिट कर रहा होता। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि जब हमने इस एसआरएस को पढ़ा भी था, स्टैंडर्ड को पढ़ा था, तब हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि आपका प्रैक्टिशनर ये इवेल्युएट नहीं करता, इस चीज के रिलेशन में वो एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करता कि क्या आपकी मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो सही है या नहीं है, वो सिर्फ कंपाइलेशन करता है, राइट। तो यहां पे जो आपका सीएपी सोच रहा है कि क्या उसको सेम प्रोसीजर परफॉर्म करने, नहीं, उसको सेम लेवल का काम नहीं करना। डिफाइन, फिर क्वेश्चन कहता है डिफाइन करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो आपको डेफिनेशन देनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट की, जो आपकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट की जो मैंने डेफिनेशन है, मीनिंग है, उसके अंदर जो 2 पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। आपकी बुक के अंदर ही पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा ये, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सीएपी फॉर परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। फिर आपको ये बताना है कि सीएपी जब अपनी इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा उसका अप्रोच क्या होगा। बेसिकली आपका मेजर पोर्शन एसआरएस का यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा, 20 का परफॉर्मेंस वाले पॉइंट सारे यहां पे कवर्ड हो जाएंगे कि आपके प्रैक्टिशनर को कंपाइलेशन एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, वो स्टेप्स यहां पे आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट होती है। सबसे पहले इसने डेफिनेशन दी है, जो हमने डेफिनेशन ऊपर देखी भी थी क्वेश्चन के अंदर, कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जहां पे प्रैक्टिशनर अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज को अप्लाई करता है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। किस चीज में हेल्प करता है वो मैनेजमेंट की, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट को इशू कर देता है। तो ये तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब हो गया। ठीक है, फिर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में है कि वो उसकी हेल्प करे, असिस्ट करे फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। मतलब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसकी कंपाइलेशन के लिए। सिंस कंपाइलेशन, फिर आगे कहते हैं क्योंकि कंपाइलेशन एंगेजमेंट आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होती है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट डज नॉट रिक्वायर द प्रैक्टिशनर। इस वजह से क्योंकि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट के अंदर जो प्रैक्टिशनर होता है वो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी कोई वेरीफाई नहीं करता, वो आपकी वो इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है वो कंप्लीट है या नहीं उसको वेरीफाई नहीं करता, विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर कंपाइलेशन। मतलब मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो कंप्लीट है या नहीं, वो एक्यूरेट है नहीं, वो रिलायबल है या नहीं, ऐसी वेरिफिकेशन प्रैक्टिशनर नहीं करता जैसे वो ऑडिट में करता है, और अदरवाइज टू गैदर एविडेंसेस टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, या जैसे वो रिव्यू में करता है टू एक्सप्रेस अ रिव्यू कंक्लूजन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, उसने आपके उस क्वेश्चन का जवाब दिया है कि क्या सीए जब अपनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा तो क्या वही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जैसे वो ऑडिट में करता है। आंसर है इसका नो, राइट। अब एक और क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन के अंदर ही पूछा गया है क्या कि आपके सीएपी का अप्रोच क्या होना चाहिए इस टाइप की एंगेजमेंट को परफॉर्म करने का। तो इसका आंसर आपको पता है कहां पे मिलेगा, आप अपनी बुक में जाओगे ना, आपकी बुक के पेज नंबर 7 के ऊपर, आपकी बुक के हम जाते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर, ये आपका पेज नंबर 7 है। ये जो कंसेप्ट है परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, यही आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले क्या कि जब भी प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा तो वो अंडरस्टैंड करेगा मैटर्स को जो रिक्वायर्ड है सो दैट दिस कंपाइलेशन एंगेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड। मतलब आपके एंटिटी को समझेगा, बेसिकली क्लाइंट को समझेगा किस टाइप के ऑपरेशंस में वो एंगेज्ड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। फिर वो कंपाइलेशन करेगा अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ये यहां से रिलेटेड आपको पॉइंट्स लिखने हैं। देयर आफ्टर अगर प्रैक्टिशनर
कंप्लीट नहीं कर पा रहा है आपकी इस एंगेजमेंट को, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, एंड कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे प्रैक्टिशनर आपकी प्रपोज करता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके उस क्वेश्चन बैंक के अंदर लिखे हुए हैं। मैं यहां से पढ़ देती हूँ आके। देखो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, तो मैं एडवाइस करूंगी, क्योंकि ये एक समराइज्ड वर्जन है आपका जो मेन कंसेप्ट है बुक का, राइट। अगर आपको वो सारे पॉइंट्स है तो डेफिनेटली आप उसी को लिख सकते हो, ऑल्दो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आप कह सकते हो एक छोटी सी समरी है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेटर वे है कि आप ये वाली प्रेजेंटेशन को फॉलो करो, मतलब जो इतना लिखा हुआ है आप इतना लिख कर आओगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, तो एक मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन कंपाइलेशन एंगेजमेंट का भी है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आप इसको रिवीजन भी समझ सकते हो कि आपका प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म करेगा। तो कहते हैं सबसे पहले प्रैक्टिशनर को ऑब्टेन करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। जब वो परफॉर्म कर रहा होगा अपनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को, किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। नंबर 1, एंटिटी का बिजनेस क्या है, एंटिटी के ऑपरेशंस क्या है, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग सिस्टम आपके एंटिटी का, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड आपकी एंटिटी के ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आगे कहते हैं फिर प्रैक्टिशनर कंपाइल करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताओ प्रैक्टिशनर कहां से कंपाइलेशन करता है, आपकी एंटिटी के रिकॉर्ड से, डॉक्यूमेंट से, आपकी मैनेजमेंट जो एक्सप्लेनेशन दे रही है, एंड अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द जजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उसने एंटिटी को समझा, उसके अकाउंटिंग सिस्टम्स को समझा, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को समझा, आपकी एंटिटी के ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी। फिर प्रैक्टिशनर कंपाइल कराए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कहां से, यूजिंग रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। फिर प्रैक्टिशनर आपकी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कशन भी कर सकता है, किस चीज को लेकर, आपकी सिग्निफिकेंट जजमेंट को लेकर, जहां पे जिस रिलेशन में, मतलब सिग्निफिकेंट जजमेंट ली किसने है, आपकी टीसीडब्ल्यूजी ने, मैनेजमेंट ने, लेकिन असिस्टेंस प्रोवाइड करी आपके प्रैक्टिशनर ने। तो कहते हैं प्रैक्टिशनर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इन रिलेशन टू दोज सिग्निफिकेंट जजमेंट फॉर विच प्रैक्टिशनर हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन कोर्स ऑफ कंपाइलिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, और प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर रीड करेगा अपनी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन द लाइट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटीज बिजनेस एंड ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कंपाइल्ड कर दी उसने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको कंप्लीट करने से पहले, अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले वो अपनी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, कैसे, अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एंटिटी के बिजनेस की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, उसको ध्यान में रख के। फिर कहते हैं इन द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, अगर आपके प्रैक्टिशनर को पता लगता है, इफ ही बिकम्स अवेयर कि आपकी एंटिटी जो रिकॉर्ड्स दे रही है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स है, एक्सप्लेनेशन है, अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट जजमेंट, जहां से आपका प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन करता है, अगर उसको पता लगता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, जजमेंट के अंदर विच आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट कोई भी ये इनएक्यूरेट है, ये डॉक्यूमेंट, ये या कोई भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है या अनसेटिस्फैक्टरी है, इन दैट सिचुएशन इस मैटर को प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट की अटेंशन में लेकर आएगा एंड मैनेजमेंट को बोलेगा कि मुझे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, या जो इंफॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप करेक्ट करके मुझे प्रोवाइड करो, ठीक है। फिर आगे कहते हैं अगर प्रैक्टिशनर इज नॉट एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट उसको रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर पाई, डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई, एक्सप्लेनेशन या अदर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाई, इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट जजमेंट एज रिक्वेस्टेड, द प्रैक्टिशनर विदड्रॉ कर जाएगा एंगेजमेंट से एंड मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को वो रीजंस बताएगा फॉर विदड्रॉल। समझ में आया। फिर ये सिचुएशन हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, क्या, अगर प्रैक्टिशनर को पता लगता है जब वो अपनी एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं दैट कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एडुकेटली रेफर नहीं करती या डिस्क्राइब नहीं करती फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, मतलब उसको पता लग रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि जिस वे से आपकी एंटिटी को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाना चाहिए था एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वैसे ये नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन वैसे नहीं है, या आपके प्रैक्टिशनर को लगता है कि अमेंडमेंट करनी इंपॉर्टेंट है कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, सो दैट दिस कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी मिसलीडिंग, या उसको लगता है कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर
अदरवाइज मिसलीडिंग है, तो प्रैक्टिशनर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी मैनेजमेंट को प्रपोज करता है अमेंडमेंट करने को। तो यहां पे भी दो सिचुएशन होती है, या तो मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर देगी या तो मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं करेगी। तो अमेंडमेंट कर देती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन कर देती है या वो प्रैक्टिशनर को भी नहीं अलाउ कर रही है टू मेक द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इस सिनेरियो के अंदर प्रैक्टिशनर विथड्रॉ कर जाएगा एंगेजमेंट से एंड वो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि क्या रीजंस थे फॉर विथड्रॉइंग। लेकिन अगर उसके लिए पॉसिबल नहीं है विथड्रॉ करना हो सकता है कि लोअर रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट करते हैं, इन दैट सिचुएशन फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कहते हैं इफ विथड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिशनर शैल डिटरमाइन उसकी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड प्रैक्टिशनर आपकी मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से एक्नॉलेजमेंट भी लेगा कि उन्होंने इन कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, इसके फाइनल वर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ऊपर जब हमने ये अंडरस्टैंड किया था डॉक्यूमेंटेशन का, हमने इस पॉइंट को वहां पे भी देखा था कि इसी आपकी फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने एक्नॉलेज कर लिया है, इसी की कॉपी को आपका प्रैक्टिशनर अपनी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा भी बनाता है। तो ये आपके कुछ मेजर स्टेप्स है जिनको परफॉर्म करेगा प्रैक्टिशनर व्हाइल परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग उसको लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी, उस अंडरस्टैंडिंग उसने ऑब्टेन कर ली, उसके बाद उसको कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा मतलब वो कंपाइल करेगा अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। कहां से उसको कंपाइल करनी है, उन्हीं रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर उसको सही लगता है तो वो कम्युनिकेट भी कर सकता है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ अबाउट द सिग्निफिकेंट जजमेंट, जिस सिग्निफिकेंट जजमेंट के रिलेशन में आपके प्रैक्टिशनर ने टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट की हेल्प करी है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अपनी इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को कंप्लीट करने से पहले जो भी उसकी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा, इन द लाइट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एंटिटी, इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेकर उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर जब प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपाइलेशन एंगेजमेंट उसको पता लगता है कि जो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, अदर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन आपकी मैनेजमेंट ने उसको प्रोवाइड करी है वो या तो इनएक्यूरेट है या तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो फिर वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, अगर इनकम्प्लीट है तो, अगर इनएक्यूरेट है तो इसको ठीक करके दो। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट कहते हैं अगर प्रैक्टिशनर इज नॉट एबल टू कंप्लीट दिस कंपाइलेशन एंगेजमेंट, क्यों, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट, जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन चाहिए इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपकी मैनेजमेंट उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। इन दैट सिचुएशन वो विथड्रॉल कर जाएगा इस एंगेजमेंट से, एंड किन रीजंस की वजह से वो विथड्रॉल कर रहा है उन रीजंस को बताएगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। आगे कहता है अगर प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस performance of this engagement if he becomes aware of the three facts, क्या, नंबर वन कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एडुकेटली डिस्क्राइब नहीं करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, या उसको पता लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है सो दैट दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट मिसलीडिंग, या तीसरा उसको लग पता है कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदरवाइज अदर रीजंस की वजह से मिसलीडिंग है। इन दैट सिचुएशन सबसे पहले वो प्रपोज करेगा मैनेजमेंट को कि आप अमेंडमेंट कर दो। अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने से मना कर देती है और वो प्रैक्टिशनर को भी अलाउ नहीं करिए कि तू अमेंडमेंट कर, इन दैट सिचुएशन वो विथड्रॉल करेगा अगर पॉसिबल है तो, और वो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा कि क्या रीजंस है विथड्रॉल करने के। लेकिन अगर विथड्रॉल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है फिर वो अंडरस्टैंड करेगा कि मेरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन दिस सिनेरियो। आगे कहता है कि आपका ये जो प्रैक्टिशनर है ना उसको आपकी मैनेजमेंट से एक नॉलेज भी ऑब्टेन करनी है कि आपकी मैनेजमेंट ने फाइनल वर्जन ऑफ दिस कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है।
राइट तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन था। अब आता है पार्ट नंबर 3 केस सिनेरियो। बहुत ही सिंपल सा केस सिनेरियो है, मतलब मैं सिर्फ पढ़ती जाऊंगी और आप जब इन क्वेश्चंस को देखोगे ना यू विल बी लाइक इतना सिंपल कैसे कोई केस सिनेरियो हो सकता है। तो कहता है KM लिमिटेड हैज एंगेज्ड योर फर्म फॉर द कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SRS नंबर 4410। KM लिमिटेड ने आपको अपॉइंट किया है कंपाइलेशन के लिए। अच्छा, यू ऑल्सो कम टू नो दैट कंपनी सेटिंग अप अ न्यू यूनिट इन रोरकेला ओडिशा। The company management has provided you with the draft trial balance and requires assistance in preparation and presentation of its financial statement for year ended 31 मार्च 2023। आपको ये भी पता लगा कि कंपनी एक नया प्लांट लगा रही है उड़ीसा के अंदर एंड कंपनी की मैनेजमेंट ने आपको कंपाइलेशन करने के लिए क्या प्रोवाइड किया है, कंपनी का ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस एंड और उसको जो भी रिक्वायर्ड असिस्टेंस चाहिए फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाइलेशन फॉर द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आगे कहता है मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट सच अ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फॉर इट्स इंटरनल यूज। तो इसने पर्पस बताई है कंपाइलेशन की क्या है कि मैनेजमेंट का इंटरनल यूज के लिए मैनेजमेंट कंपाइलेशन करवाना चाहती है। ठीक है, हमने अंडरस्टैंड किया था दो कैटेगरी की पर्पसेस थी, राइट। तो कहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, जब आप अपनी इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा था प्रैक्टिशनर, इट इज नोटिस दैट, उसने क्या नोटिस किया, नंबर 1 देयर आर अपेरेंट एरर इन फ्यू ओपनिंग बैलेंस brought forward from the previous year relating to some outstanding incentives receivables from government authority। तो उसको पता लगा कि कोई रिसीवेबल्स था, उसके रिलेशन में गलत बैलेंस आपके ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं पिछले साल से। अच्छा, these have been swapped with some other balance in the trial balance, किसी और बैलेंस के साथ उनकी स्वैपिंग हो गई है, एक्सचेंज हो गए हैं वो। However, there are no credit transaction in such incentive accounts or accounts whose balance have been swapped during the year। कहता है कि जहां पे जिन बैलेंस जिन अकाउंट्स के अंदर स्वैपिंग हुई है उनके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक मटेरियल में स्टेटमेंट दिखाई दे रही है ना यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जब वो कंपाइलेशन करेगा तो अगर उसको दिखाई दे रहा है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है तो वो मैनेजमेंट को प्रपोज करेगा ना कि तू अमेंडमेंट कर। ठीक है, आगे कहते हैं वन ऑफ द टीम मेंबर, उसका एक टीम मेंबर है, वो उसको सजेस्ट करता है दैट इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज टू एंश्योर दैट रेवेन्यू फिगर स्टेटेड इन ट्रायल बैलेंस एट लीस्ट are verified to ensure that all revenues required to be booked by the company have in fact been booked। उसका एक टीम मेंबर है और वो सजेस्ट कर रहा है आपके सीए को क्या कि जो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर रेवेन्यू की फिगर आ रही है, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ फिगर्स को वेरीफाई करना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो भी रेवेन्यू आपको बुक करना चाहिए था वो एक्चुअल में बुक हुआ भी है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको, जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही है उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करने की, उसकी कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने की, ये काम आप नहीं करोगे। तो ये गलत बोल रहा है इसका टीम मेंबर। आगे कहते हैं क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो सजेस्टेड बाय हिज टीम मेंबर, दिस टीम मेंबर, यही टीम मेंबर फिर दोबारा से बोला क्या, दैट इवन दो इट इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कि भले ही ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट लाइक adhering to appropriate standards need to be followed। इस बार इसने सही बोला, क्या आपके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई होगी? यस, बिल्कुल होगी। SQC 1 हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, हर एक टाइप की इंगेजमेंट के केस में अप्लाई होता है, चाहे वो अश्योरेंस इंगेजमेंट हो चाहे वो नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट हो। तो इस बार ये जो इंगेजमेंट टीम का मेंबर है ये सही बोल रहा है। आगे कहते हैं बिफोर साइनिंग एंड इशूइंग रिपोर्ट अंडर SRS नंबर 4410, अच्छा, यू वंस अगेन रीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पढ़नी चाहिए। अभी तो बोला ऊपर कि इन द लाइट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिशनर की क्या अंडरस्टैंडिंग है अपनी कंपाइलेशन एंगेजमेंट को कंप्लीट करने से पहले, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए अपनी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इन द लाइट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे सही बोल रहे हैं। तो कहता है बिफोर साइनिंग एंड इशूइंग द रिपोर्ट अंडर SRS नंबर 4410 यू वंस अगेन रेड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड आपको क्या पता लगा, you notice that figures relating to setting up of a new unit of a company coming up in Odisha have not been properly disclosed in compiled financial statement। क्या आपकी मैनेजमेंट ने वो जो प्लांट सेटअप हो रहा है ओडिशा में उसके रिलेशन में किसी फिगर को अच्छे से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया है। अच्छा,
The expenditure was incurred from a bank account maintained in Rourkela and was omitted to be shown under the appropriate head. कोई खर्चा था जो बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ था, ठीक है, जो बैंक अकाउंट है आपका ओडिशा के अंदर, एंड इस खर्चे को आप अप्रोप्रिएट हेड के अंदर शो नहीं कर रहे हो, ये गलती है. You are vacillating regarding above considering the scope of compilation engagement. Vacillating का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यू आर कंफ्यूज्ड कि आपको क्या करना चाहिए, राइट. आगे कहते हैं द टीम हैज प्रिपेयर्ड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट. तो आपकी टीम ने इस एंगेजमेंट के रिलेशन में एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रिपेयर किया. ये क्वेश्चन भी हमने भी देखा था, तो सही किया है. आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है in respect of the errors in some of the opening balances noticed as described in case which of the following statement is most appropriate. वो गलती थी ना ऊपर कि लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो इस साल सही वे से ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो आपका सही अप्रोप्रिएट एक्शन यहाँ पे क्या होगा. तो कहते हैं सच एरर शुड स्ट्रेट अवे लीड टू क्वालिफिकेशन. नहीं, आप एकदम से इसको क्वालिफाई नहीं करोगे. सबसे पहले आप मैनेजमेंट को प्रपोज करोगे, मैनेजमेंट को बताओगे कि आपको इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए. तो कहते हैं सच एरर शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट. यस, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज में इसको लेकर आना पड़ेगा. नॉलेज ऑफ सच टाइप ऑफ एरर हैज नो इफेक्ट ऑन कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द बाय द फर्म. नो, इट विल हैव एन इम्पैक्ट. The above said matter relates to essay number 510. ये कुछ भी लिखा हुआ है. तो yes, such a error should be brought to the knowledge of management. This is your answer. आगे, as regard to the suggestion of one of the team members regarding the verification of all the revenues of the company, आपको बताना है कि नीचे दी गई सेंटेंस में से कौन सी सेंटेंस करेक्ट है. ये मैं बता चुकी हूँ, वो गलत बोल रहा है. आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी है एक्यूरेसी कंप्लीटनेस को लेकर. तो कहते हैं सजेशन ऑफ टीम मेंबर इज प्रॉपर. नहीं है प्रॉपर. सजेशन ऑफ टीम मेंबर इज प्रॉपर. नहीं है प्रॉपर. सजेशन ऑफ टीम मेंबर इज नॉट प्रॉपर एज वेरीफाइंग द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय सच एन एंगेजमेंट. ये तो हमने पूरा क्वेश्चन भी देखा है ऊपर, ठीक है. तो इसका आंसर बनेगा सी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कहते हैं इन व्यू ऑफ द टीम मेंबर सजेशन relating to adherence to the appropriate standards for quality control, which of the following statement is relevant in the context of above said engagement. ये भी हम डिस्कस कर चुके. कोई भी एंगेजमेंट हो, हर एक एंगेजमेंट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं. तो कहते हैं SQC1 इज एप्लीकेबल इन दिस एंगेजमेंट. यस, SQC1 एप्लीकेबल होगा और SQC1 हर एक टाइप की एंगेजमेंट को कवर करता है, चाहे वो अश्योरेंस एंगेजमेंट है और चाहे वो आपकी नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है. सो दिस विल बी योर आंसर. अब आता है क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द ओमिशन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द अप्रोप्रिएट हेड pertaining to the Rourkela unit in compiled financial statement. ऊपर आपको पता लगा था ना क्या कि आपकी मैनेजमेंट को एक खर्चा बुक करना चाहिए था एक्सपेंडिचर, बट उसने बुक नहीं किया. तो आपको क्या यहां से दिखाई दे रहा है. तो कहते हैं दी अबव, आपको नीचे 4 सेंटेंसेस हैं, आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करने हैं. दी अबव नोटेड ओमिशन कैन बी मिसलीडिंग. यस, ये मिसलीडिंग डेफिनेटली हो सकती है. अगर आप खर्चा दिखाना चाहिए, आपने खर्चा नहीं दिखाया, तो इट कैन बी मिसलीडिंग. बाय डिसरिगार्डिंग सच एन ओमिशन, अगर आप कौन, मतलब आप मतलब प्रैक्टिशनर, आपको दिखाई दे रहा है कि ये खर्चा नहीं है उन इंफॉर्मेशन के अंदर जो मैनेजमेंट ने आपको दी है, और आप इसको डिसरिगार्ड कर रहे हो, मतलब आप इस ओमिशन को इग्नोर कर रहे हो. प्रैक्टिशनर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, जो आपकी ऑनेस्टी का प्रिंसिपल है, वो उसको आप वॉयलेट कर रहे हो, एंड एंगेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड. और अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो फिर आप एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हो. और ये हमने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था कि जब भी प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेगा तो फिर उसको आपके एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा. लेट्स सी कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं. कहते हैं द अबव नोटेड ओमिशन कैन बी मिसलीडिंग. सही बात है. बाय डिसरिगार्डिंग सच एन ओमिशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का सवाल तब आता है जब बाइजनेस की बात आती है, यहाँ पे ऑनेस्टी की बात है, राइट. जो ये कह रहे हैं बाकी 2 ऑप्शन की इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये गलत है. तो इसका आंसर बनेगा ए. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. द डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट. राइट, ये हमने अंडरस्टैंड किया. हमने ये भी देखा कि जब प्रैक्टिशनर अपनी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करेगा तो उसको किन किन वहां पे मैटर्स को उनको उसके अंदर इंक्लूड करना है. 2 बार मैंने उन मैटर्स को बताया आपको. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ हो रहा है. कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द असेंबली ऑफ फाइनल एंगेजमेंट फाइल.
तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है बेसिकली कि ये इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल है प्रैक्टिशनर को कितने टाइम में बना देनी चाहिए। यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1, फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी असेंबल्ड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसा कुछ तुम पढ़ते हो ना ऐसे नंबर 220 के अंदर, है ना? ओके, फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी असेंबल्ड इन नॉट मोर देन 120 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये तो तुम्हें कभी भी इस ऑप्शन को तुम चूज नहीं करोगे, मैं डिस्कस भी नहीं करी ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। मैं ए को अभी होल्ड पे रख रही हूं। आगे कहते हैं फाइनल एंगेजमेंट फाइल शुड बी असेंबल्ड ऑन टाइमली बेसिस, ओके, आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड, कि आपके प्रैक्टिशनर ने एक बार अपनी एंगेजमेंट रिपोर्ट को फाइनलाइज कर लिया, उसको अपनी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल है उसको टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर कर लेना है इन अकॉर्डेंस विद द टाइम लिमिट। कितने टाइम में करना है वो बताएगी फर्म। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये काट देना कि असेंबली की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब तुम गलती क्या कर सकते हो, तुम एग्जाम में आंसर लिखकर आ सकते हो ए, क्योंकि आपको ये लिमिट दिमाग में बैठी हुई है 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि जब ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई उसके 60 दिन के अंदर उसको अपनी ऑडिट एंगेजमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उस फाइल को कंप्लीट कर लेना है। पर वही तो बात है, मैं क्या बोल रही हूं, ऑडिट एंगेजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड फाइल को कंप्लीट कर लेना है। ये तो ऑडिट है ही नहीं, ये क्या है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये कंसेप्ट आप समझ पाओगे, मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है एसक्यूसी नंबर 1 का पेज नंबर 7। देखो यही बात आप कर रहे थे 60 डेज वाली, लेकिन इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। engagement file should be completed in not more than 60 days after the auditor's report in case of audit engagement। तो अगर तुम ऑडिट कर रहे हो, ऑडिटर ने जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, ऑडिट कर रहे हो, उसके 60 दिन के अंदर तुमने अपनी इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल को कंप्लीट कर लेना है। लेकिन ऑडिट के अलावा कोई और एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, इन एनी अदर केसेस, जैसे कि हमारे केस में तुम कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, विद इन द टाइम लिमिट अप्रोप्रिएट टू द एंगेजमेंट। और ये क्या टाइम लिमिट अप्रोप्रिएट है ये बताएगी तुम्हारी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इस वजह से यहाँ पे ये आंसर बना है। कहते हैं फाइनल एंगेजमेंट फाइल को आपको असेंबल करना है टाइमली बेसिस पे, राइट, आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद द टाइम लिमिट विच इज सेट बाय योर फर्म। फर्म भी काम में बताएगी अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज के अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर इस वजह से बनता है सी, राइट। दिस वॉज योर एंटायर चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है यहाँ से, एक आधा क्वेश्चन है जो अच्छा है, वो प्रोसीजर वाला क्वेश्चन अच्छा है, राइट। यहाँ से ये वाला एमसीक्यू जैसे तुम देखोगे तो अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि जब तुम एसएम के क्वेश्चंस करते हो कि तुम्हें कुछ सीखने को ही नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो तुम्हारे ऑलरेडी अंडरस्टैंड किए हुए कंसेप्ट है वो भी रिफाइन होते हैं जब तुम क्वेश्चंस को करने बैठते हो, राइट। तो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 9 की डिस्कशन। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। बाय बाय। Thank you so much for watching this lecture. I hope that you have liked this lecture. Have a great day or night जब भी जिस भी टाइम आप इस लेक्चर को देखो। Bye bye. Don't forget to like this video.